तो ये हाफ ऑफ द ईयर। हाफ ऑफ द ईयर एसोसिएट है। इसकी वजह से हमने जो 6.2 मिलियन का इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर था, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। कोई ड्यूरिंग द ईयर की एडजस्टमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग हमें नजर नहीं आती है। फिर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं अपने पास? शेयर ऑफ ओसीआई भी इसी तरह आ जाएगा। कहते हैं रीवैल्यूएशन गेन रिपोर्टेड बाय एसपीएल वाज रिकग्नाइज्ड ऑन 30 सितंबर, ईयर एंड वाले दिन जाके ये क्या कहते हैं, शेयर ऑफ ओसीआई रिकग्नाइज किया गया। 1.4 मिलियन है। इसको भी डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे ना दो बातें हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम, और इस पे एक डिस्कशन करेंगे 2 मिनट बाद। फिर आएगी हमारे पास इम्पेयरमेंट, क्योंकि इसके पास अब जो पहले एक कंपेटिटिव एज था क्लिनिकल ट्रायल्स करने का, वो अब नहीं होगा। तो इस वजह से इसके पास एक इम्पेयरमेंट लॉस आया है 3 मिलियन का इस इन्वेस्टमेंट में। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में ही 3 मिलियन का आया है, इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे 3। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो डॉलर टर्म्स में इसकी वैल्यू आई है वो आ गई है क्लोजिंग में 10.4 मिलियन डॉलर्स। अब इसको, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग करेंसी है वो तो, या प्रेजेंटेशन करेंसी है वो तो पीकेआर है, तो रेलेवेंट रेट्स हम देख लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। 31 मार्च का जो रेट था वो था 230, तो इसको हमने 230 से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे। प्रॉफिट के लिए हम कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? 31 मार्च 2023 वाला, यानी कि जिस दिन एक्वायर किया है। 30 सितंबर वाला या एवरेज रेट? तो इसके लिए हम एवरेज रेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, 226 इज द एवरेज रेट। 226 का एवरेज रेट है। तो ये पीकेआर में आ गया। ओसीआई का क्या करेंगे? ओसीआई के लिए क्या कन्वर्जन रेट यूज करेंगे, एवरेज रेट या तो फिर ईयर एंड रेट? अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोगों के नजर में यह है कि भाई ये रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया, ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो गई। जनरली ये एक्सरसाइजेस होती तो ईयर एंड पे है, और ईयर एंड में इसकी क्लोजिंग एंट्री बनती है। बट ये जो अराइज हो रहे होते हैं ये एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट्स
जो ड्यूरिंग द ईयर हो रहे होते हैं उसकी वजह से हो रहे होते हैं। इस वजह से इसको भी एवरेज रेट पे करना चाहिए। तो अब हमारी प्रैक्टिस डिपेंड करती है हम क्या लें। अगर हम इस सवाल में आते हैं तो सवाल में ये स्पेसिफिकली बोल रहा है कि रीवैल्यूएशन गेन रिपोर्टेड बाय एसपीएल वाज रिकग्नाइज्ड ऑन 30th सितंबर 2023। तो 30th सितंबर ईयर एंड वाले दिन ही ये रिकग्नाइज किया है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एग्जामिनर जो है वो हमसे ये चाह रहा है कि इसमें ईयर एंड का रेट लगा दें। इसमें वैसे बोथ इंटरप्रिटेशन वर्क करेंगी, ऐसी चीज़ों में आप एक नोट लिख दिया करें। अगर हम इसको ईयर एंड वाला रेट लगाएंगे तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो रीवैल्यूएशन की एक्सरसाइज है, यह रीवैल्यूएशन का अराइज होना है, ये ड्यूरिंग द ईयर से एक्यूमुलेट होते हुए नहीं आ रहा, या ये एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट जो पूरे साल में या मेरे एक्विजिशन के बाद जो हुए हैं उसके रिजल्ट में नहीं आ रहा, बल्कि ये तो उस पॉइंट इन टाइम का इवेंट है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रीवैल्यूएशन एक पॉइंट इन टाइम का इवेंट है, अगर हम मैं ईयर एंड रेट पे अप्लाई कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट इन टाइम का इवेंट है तो आइडियली आइडियली मुझे इसको डिवाइडेड बाय टू नहीं करना चाहिए। क्यों? उस पॉइंट पे रीवैल्यूएशन हुई जिस पॉइंट पे ये मेरी एसोसिएट थी। अच्छा, यहाँ पे हमने रेट्स तो लिख दिया, अपनी परसेंटेज अप्लाई नहीं करी है। तो वो परसेंटेज भी अप्लाई कर देते, मैं यहाँ पे सोच रहा था अब यहीं पे अप्लाई कर देते। 35% हमारा है। इसका भी 35 हमारा है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा? ये बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है रिवैल्यूएशन वाला? तो इसके दो ऑल्टरनेटिव्स थे। रिवैल्यूएशन के दोनों ऑल्टरनेटिव्स बना देता हूँ। एक ऑल्टरनेट ये था कि 1.4 की रिवैल्यूएशन हुई, सरप्लस आया। हम कहते कि इसके हाफ के हम हिस्सेदार हैं, क्योंकि हमने तो 6 महीने एक्वायर की है। जब ये करते हैं तो इसकी रेट कौन सा अप्लाई करते हैं? एवरेज रेट। दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि हम बोलें कि रीवैल्यूएशन का जो इवेंट है, ये एज अ रिजल्ट ऑफ ईयर एंड के पॉइंट इन टाइम पे जो हमने रीवैल्यू करवाया उसकी वजह से हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, फुल अमाउंट को ही अपना लेंगे और रेट जो ले रहे होंगे कन्वर्जन के लिए वो 227 वाला यानी कि ईयर एंड रेट ले रहे होंगे। इसके बारे में स्टैंडर्ड में क्लैरिटी है नहीं, तो ये दोनों प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही होती हैं। क्योंकि एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आखिरी दिन रिकग्नाइज हुआ है, तो बज़ाहिर लगता है एग्जामिनर हमसे ये काम कराना चाह रहा है, इसलिए हमने ये वाला काम कर दिया है। अच्छा, एम्पेयरमेंट में भी सेम लड़ाई है कि भाई एम्पेयरमेंट कंडक्ट तो आखिरी दिन हुई है, लेकिन जाहिर है ये इवेंट्स तो ओवर द पीरियड जुलाई के बाद से ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए ना, जिसकी वजह से ये इम्पेयरमेंट लॉस आया है। इसके लिए भी क्योंकि इसने रिकग्नाइज्ड एट ईयर एंड का वर्ड बड़ा क्लियरली यूज किया हुआ है, तो हम इसके लिए भी ये वाला काम कर देते हैं। तो रिजल्टेंटली आया क्या? ये तो इम्पेयरमेंट तो हमसे ही पर्टेन कर रही है ना, इसमें तो कोई शेयर नहीं है। ये तो स्पेसिफिक हमारा ही शेयर। तो 8.18 की हमारी मिलियन की यूएसडी वैल्यू आ गई इन्वेस्टमेंट की, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे हमारे पास जो रेट लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा? क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है इन यूएसडी, और हमारी रिपोर्टिंग करेंसी जो है वो क्या है? पीकेआर। तो हम ईयर एंड का रेट अप्लाई कर देंगे।
अब ये जो रेट हमने अप्लाई कर दिया है इसकी वजह से एक आएगा एक्सचेंज डिफरेंस। और वो कैसे आएगा? अगर हम ये ऊपर वाली सारे काम करते रहते तो हमारी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 1883, लेकिन अब हो गई है 1855। ये जो कम हो गई है ये बेसिकली एक्सचेंज डिफरेंस का इम्पैक्ट है। और ये क्यों आया है? वही डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल करेंसी ऑफ अर एसोसिएट एंड दूसरी चीज क्या है हमारी, प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ एफएसजी। तो यहां तक कोई क्लैरिटी, कुछ ही पॉइंट, कोई चीज पूछनी हो तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि यही था रिक्वायरमेंट नंबर है। बाकी तो लिखना है और इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, वो अभी हम कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, तो ये हमारी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन में हमारे पास आ रहे होंगे नॉन करंट एसेट्स। ये किस में आ रहे होंगे? हमारे एसएफपी में। और इसमें आ रहा होगा एक इन्वेस्टमेंट इन एस पी एल। और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ये होगी। इसी तरह हमारे पास एक रिजर्व आ रहा होगा इक्विटी में। इक्विटी ट्रांसलेशन रिजर्व, इसको ट्रांसलेशन रिजर्व कह देते हैं। क्योंकि ये जो डिफरेंस है, ये जो हमारा आया है एक्सचेंज डिफरेंस, ये हमारी फंक्शनल करेंसी वर्सेस प्रेजेंटेशन करेंसी की वजह से आया है। तो इस डिफरेंस को IS-21 के अकॉर्डिंगली ओसीआई में प्रेजेंट करना पड़ता है। और ओसीआई के थ्रू एक सेपरेट रिजर्व बन जाता है। ये हमारे पास एक नेगेटिव रिजर्व बेसिकली आ रहा होगा। अब आ जाते हैं हम अपने पीएनएल के ऊपर। पीएनएल में खाली हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा होगा। ओसीआई में हमारे पास क्या आ रहा होगा? दो चीजें, एक शेयर ऑफ ओसीआई और दूसरा एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। ये हमारा एक फॉरेन ऑपरेशन बन जाता है एसोसिएट, या हमारी जितने भी इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटीज है और वहां पे एक डिफरेंट मैनर में, क्या कहते हैं, या डिफरेंट करेंसी में काम हो रहा हो। तो क्योंकि उस जुरिस्डिक्शन की फंक्शनल करेंसी एक डिफरेंट है, हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी एक डिफरेंट है। जब भी हम फंक्शनल करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये गेन जाता है हमेशा हमारे ओसीआई में इन टर्म्स ऑफ IS-21। तो इसी पे हमें कमेंट करना था। अब वो अपने कमेंट वाला भी स्टार्ट कर देते हैं। सवाल में क्या कहा था इसने? योर आंसर शुड इंक्लूड। यहां तक तो हमने काम कर दिया कि कैसे प्रेजेंट होना है। किसी को कोई यहां तक सवाल है तो प्लीज बता दे।
अच्छा, रिजर्व के साथ साथ इधर रिवैल्यूएशन का भी आएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आएगा हमारे पास, जो नीचे से आ रहा है, क्योंकि इसका भी एक रिजर्व पीरियड होता है ना, सेपरेट। तो दोनों चीजों का सेपरेट रिजर्व आएगा, बिल्कुल सही है। तो हमें एक्सप्लेन क्या करना था वो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है। इसमें था योर आंसर शुड इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्लाइड टू इट। तो रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस पे भी कमेंट करना है कि क्यों आ रहा है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे तो हमने बहस कर ली है, और क्यों आ रहा है इस पे भी बहस कर लेते हैं। पहले आ जाते हैं वाई, क्यों आ रहा है। द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जब भी आप लिखने जाए ना, एक बड़े बेसिक से स्टार्ट करें, और ओवरऑल उसकी रीजनिंग देखें क्या है, पूरा एक एनालिसिस करें, और फिर देखें कि ये हो क्यों रहा है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्या है हमारी, इज मेड इन फॉरेन ऑपरेशंस whose functional currency is USD, whereas the group's presentation currency is PKR. Due to this change in currency, the closing investment needs to be translated into presentation currency at the year end rate in terms of the principles of IAS 21. The resulting gain slash loss on translation of functional currency into presentation currency is required to be presented in the other comprehensive income, and a reserve is made in this respect. तो ये बेसिकली आ क्यों रहा है, वो उसका हमने एक बुनियादी रीजन बता दिया। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हुआ क्या है कि ये एक्सचेंज डिफरेंस
आ क्यों रहा है? क्योंकि एक कन्वर्जन रिक्वायर्ड है फंक्शनल करेंसी डिफरेंट होने की वजह से। लेकिन एक लेमैन टर्म्स में देखें हम, तो है क्या, ये दो चीजें तो ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट हुई हुई है। लेकिन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट ओपनिंग रेट पे है या एक्विजिशन डेट के रेट पे है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरेज रेट पे है, और ओवरऑल मैनर में हमें क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर दिया है। ये वजह है डिफरेंस की। द डिफरेंस primarily arises as the cost of acquisition is translated at opening rate, opening rate नहीं, at the rate prevailing on the date of acquisition, whereas similarly share of profit is also recognized at average rate instead of closing rate. Accordingly, since overall closing dollar value is converted into PKR using the closing rate, the exchange rate, exchange difference arises तो बुनियादी जो रीजन है इस एक्सचेंज डिफरेंस के आने का, वो यही है कि ओपनिंग वैल्यूज या एक्विजिशन डेट वैल्यूज को भी हमें क्लोजिंग में लेके आना है। क्यों? क्योंकि हम एक फंक्शनल करेंसी इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी का ट्रांसलेशन कैरी कर रहे हैं। यही इम्पैक्ट आ रहा होता है। ये अक्सर ये इम्पैक्ट की एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर ने टेस्ट की है। अभी तो हमारे पास ये एसोसिएट का केस है, ये सब्सिडरी के केस में भी आ रहा होता है, क्योंकि सब्सिडरी में भी यही होता है कि बेसिकली एसोसिएट अकाउंटिंग या इक्विटी अकाउंटिंग वर्सेस कंसोलिडेशन अकाउंटिंग में कोई खास फर्क नहीं है। एक बुनियादी फर्क बस ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट ही रहती है, वहां पे लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन हो रही होती है। वरना इन एक्चुअल जो बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट है वो दोनों में सेम ही आ रहा होता है। तो जब लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन हो रही होती है और उन एसेट्स और लायबिलिटीज जो सब्सिडरी की होती हैं वो एक डिफरेंट फंक्शनल करेंसी में होती हैं, तो उनके कन्वर्जन में भी यही सिमिलर इम्पैक्ट या सिमिलर इशू आता है। और वहां पे भी जो गेन और लॉस आता है वो हमारा किस में जाता है? ओसीआई में। तो ये भी एग्जामिनर का मतलब बताने का मकसद ये है, एक फेवरेट टॉपिक रहा है अच्छे खासे सालों में आपको। एक तो इस गेन और लॉस की कंप्यूटेशन फ्रॉम सब्सिडी स्टैंड पॉइंट भी पूछी होगी, और प्लस उसके कॉज या उसको आने का रीजन भी पूछता है। इसीलिए एग्जामिनर के कॉन्सेप्चुअली क्या बंदा क्लियर है कि हो क्या रहा है। ये हमारा ए पार्ट क्लोज होता है इसको करते ही। अब आ जाते हैं हम अपने बी पार्ट के ऊपर, और वो क्या था? पीएनएल की पीएनएल बनाना था बेसिकली। इसमें है क्या स्ट्रक्चर? हमारा एक ही सब्सिडी है। अब हम अपने अपेंडिक्स बी, अच्छा, अपेंडिक्स बी में आने से पहले, सॉरी, अपेंडिक्स टू जो है उसका एक पार्ट तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, सही है। अपेंडिक्स थ्री में
जो हमारी सब्सिडरी है उससे रिलेटेड चीजें दी हुई थी, और टू के इन स्टार्ट में भी दी हुई थी। तो मेरे ख्याल में टाइम सेव करने के लिए मैंने जो क्वेश्चन में एक ड्राफ्ट पीएनएल वगैरह दिया हुआ है, ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है। अब इस ड्राफ्ट में होगा क्या कंसोलिडेटेड की जब हम बात करें, कंसोलिडेशन बड़ी सिंपल चीज़ है, खाली प्लस करना होता है दोनों चीज़ों को, ऐसा ही है। तो एटलीस्ट हम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को तो लेके आ ही जाते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, एक ये आएगा हमारे पास, यहीं से उठा लेते हैं चीज़ें। यहाँ पे इसकी इम्पेयरमेंट भी आएगी। अब मेरे ख्याल में ये पूरी चीज़ें आ गई ना। तीन चीज़ें पीएनएल में आनी चाहिए, सॉरी दो चीज़ें पीएनएल में आनी चाहिए, दो चीज़ें ओसीआई में आनी चाहिए। सही है। तो ये तो सबसे पहले हम लेके आ जाते हैं एज इट इज। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। इम्पेयरमेंट लॉस को भी हम यहीं पे ले आते हैं ऑन एसोसिएट। ओसीआई में शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ एसोसिएट। एक्सचेंज डिफरेंस। अब हम कर लेते हैं अपना फाइल नोट पढ़ लेते हैं जो एमपीएल से रिलेटेड था। कहता है द 90% शेयर होल्डिंग इन एमपीएल वॉज एक्वायर्ड इन 2017, एक काफी पुरानी सब्सिडरी है, और 90% शेयर होल्डिंग हमारे पास है एट अ कॉस्ट ऑफ 7120 million। एट दिस डेट द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट was recognized in the consolidated financial statement at its fair value of rupees 760 million। तो ये क्या बताना चाह रहा है इस पूरी बात से? 17 में एक्वायर किया था, कॉस्ट भी बता दी, सही है। लेकिन एनसीआई के बारे में कुछ चीजें बता रहा है, एनसीआई के बारे में जो चीज बता रहा है, ये क्या चीज इंडिकेट कर रही है? ये बता रहा है कि एनसीआई डे वन पे जब हमने रिकग्नाइज की थी तो वो फेयर वैल्यू पे की थी। और एनसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर करने का मतलब क्या है कि गुडविल किस तरह मेजर की थी? गुडविल की थी फुल गुडविल मेथड से, यानी कि जिसमें हमारे पास एनसीआई की गुडविल भी रिकग्नाइज हो रही होती है। प्रोपोर्शनेट गुडविल में खाली हम अपने गुडविल में अपना शेयर रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, और उसमें दोनों की गुडविल रिकॉर्ड हो रही होती है। आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हेन एमपीएल वाज एक्वायर्ड इट रिकग्नाइज्ड नेट एसेट्स
had a carrying amount of 6310, including rupees 80 million of goodwill that arose on the acquisition of an unincorporated business। ये किस चीज की डिटेल दे रहा है? नेट एसेट्स की वैल्यू बता दी, एमपीएल की एक्विजिशन के वक्त की। MPL had not recognized research cost in its separate financial statement, although a competitor has offered rupees 300 million to MPL for the research just before the company was acquired। तो कुछ इसके पास MPL के बेसिकली नेट एसेट्स की डिटेल दे रहा है और कुछ नहीं है। 10 साल उसकी लाइफ बता रहा है, जो उसके पास एक इंटेंजिबल था जो अनरिकग्नाइज्ड इंटेंजिबल था। आगे बोलता है गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ एमपीएल वाज impaired by 20% of its carrying amount in the year ended 30th September 2023। It has not previously been impaired। पहले कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुई थी, इस साल आके एक इम्पेयरमेंट हो गई है। अब बताते हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक जो हमने पढ़ी। तो यहाँ से यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन पड़ी, ये बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें गुडविल कंप्यूट करने के लिए चाहिए होती है। और ये इन्फॉर्मेशन इसने इसलिए दी है कि पीएनएल पर्पस के लिए हमें इसकी भी एक इम्पेयरमेंट वर्कआउट करनी है। यानी कि पहले गुडविल निकलेगी फिर ही इम्पेयरमेंट निकलेगी, क्योंकि 20% इम्पेयर हो चुकी है। यहीं पे निकाल दें गुडविल। तो क्या है, कंसिडरेशन हमने कितनी पे करी? 7120 की। एनसीआई एट एक्विजिशन कितना था? क्योंकि फुल गुडविल है तो एनसीआई को भी ले रहे होंगे। 760 की। व्हेन एमपीएल वाज एक्वायर्ड इट्स रिकग्नाइज्ड नेट एसेट्स की वैल्यू 6310 है। नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, पूरे पूरे एसेट्स ले रहे होंगे क्योंकि फुल गुडविल मेथड है। इसमें 80 मिलियन शामिल है उस गुडविल का जो अरोज हुई अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस को। हम गुडविल ही निकालने जा रहे हैं तो गुडविल तो हटा देंगे अगर कोई निकली हुई है ऑलरेडी किसी भी पार्ट की। एक रिसर्च कॉस्ट है जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, लेकिन उसने रिकग्नाइज नहीं करी हुई। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कोई भी अगर इंटेंजिबल इवन ब्रांड या इस तरह की चीजें जो क्या कहते हैं इन एक्चुअल नहीं रिकग्नाइज हुए हुए सब्सिडी के फाइनेंशियल में, वो एक मतलब रिकग्नाइजेबल इंटेंजिबल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, बेसिकली वो एक्वायर्ड इंटेंजिबल्स होते हैं। ब्रांड्स वगैरह को रिकग्नाइज ना करने का रीजन यही होता है ना कि वो एक्वायर्ड नहीं होते। तो उसका अपना एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है ऑल्दो, लेकिन ग्रुप पर्सपेक्टिव से मैंने वो एक्वायर किया है, इसीलिए मैं इसको रिकग्नाइज कर रहा हूँगा। स्पेसिफिकली IS 38 में इसका कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, इंटेंजिबल्स इन केस ऑफ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन या एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन में। तो ये वाला जो इंटेंजिबल है इसका रिसर्च कॉस्ट का, ये भी मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँगा। और इसकी आइडेंटिफाइबिलिटी भी है, और रिकग्निशन में क्योंकि कंपेटिटर ने पैसे भी दिए हुए हैं तो एक वैल्यू भी इसकी डिटर्मिनेबल है।
तो इस तरीके से इसकी गुडविल वर्कआउट हो जाती है। और इस गुडविल में से 20% हमारी इम्पेयर हो गई है, तो ये आ गया हमारी गुडविल की इम्पेयरमेंट। यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही हो? पूरी बात समझ में आ गई ना? फुल गुडविल मेथड था, सिंपल। एसेट्स ले लिए, कोई बड़ा काम नहीं किया। रिसर्च कॉस्ट क्यों लेके आए वो भी बता दिया। कोई है यहाँ पे पॉइंट तो प्लीज बता दे। ये हो गई हमारी गुडविल आ गई। इसके बाद क्या बात कर रहा है? इसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th September 2023, FSG sold manufactured vaccines to MPL for 81, charging a margin of 40%. MPL has subsequently sold 75% of these vaccines to external healthcare providers. क्या कह रहा है ये? ये जो 80 मिलियन एक हमने नहीं लिया, इसका रीजन ये है, एक इसी कंपनी का अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस था। एक नया बिजनेस शुरू कर रही थी एमपीएल, उससे रिलेटेड गुडविल ऑलरेडी उसकी बुक्स में थी। तो हम एक ओवरऑल लेवल पे एक गुडविल निकालना है, तो जो ऑलरेडी रिकग्नाइज गुडविल्स हैं उनको हम इग्नोर कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो अभी हम ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? बड़ी कॉमन ट्रांजैक्शन है। इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन जो होती है, यानी कि विद इन ग्रुप जो हमारी सेल परचेज होती है। ये बेसिकली सेल प्राइस थी, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, और ये हमारा मार्जिन है। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, सेल और कॉस्ट में से हट जाएगा, क्योंकि इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन्स को हमें ऐसे ट्रीट करना होता है जैसे वो ट्रांजेक्शन्स कभी हुई ही ना हो। तो यहाँ से हम -81 कर देते हैं, और ऑपरेटिंग कॉस्ट से भी हम -81 सेम कर देते हैं। अब इसके बाद आता है जो दूसरा एंगल, वो आता है अनरियलाइज प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन। क्योंकि उसकी वजह से हमारे एक एंटिटी में इन्वेंट्री ज्यादा कॉस्ट पे रिकॉर्डेड होगी, रिजल्टिंगली कॉस्ट हमारी कम आ रही होगी। तो 32.4 हमारा मार्जिन था, जिसमें से 75% सोल्ड हो गई, तो 25% बच गई। यहाँ ये बात भी समझ में आती होगी। तो 8.1 वो अमाउंट है जो अनरियलाइज प्रॉफिट से रिलेट करती है। तो इसकी एंट्री बनती है कि इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉग्स डेबिट। इसकी भी हमने एंट्री बना दी है। इसके बाद आ रहा है कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, या कह लें R&D कॉस्ट। कहता है द फॉलोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट बाय एमपीएल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। प्रोजेक्ट एक्सडेल, कोई एक्सडेल नाम का कोई कंपाउंड बना रहा है,
इन्वेस्टिगेटरी वर्क इनटू केमिकल कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फॉर्मूले की इवैल्यूएशन हो रही है, यूजेस क्या होंगे ये देखा जा रहा है। इस पे 85 प्लस 40 मिलियन लगा दिए। और अच्छी बात क्या करी है इन्होंने, अच्छी बात ये करी है कि इसको कर दिया है, हैज बीन रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट, कैपिटलाइज कर दिए हैं, ये वाली कॉस्ट है। आगे आता है क्लिनिकल ट्रायल ऑन जिप, ये भी कोई ट्रायल्स चल रहे हैं, इस पे भी 180 खर्च कर दिया। एक और है, उसमें फॉर्मूले में उसमें 60 मिलियन की लॉन्चिंग कॉस्ट लगा दी। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज कंसिडर्ड हाईली अनलाइकली दैट the IS 38 capitalization criteria for the development cost are met when and only when regulatory approval is obtained for a drug। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई रिसर्च कॉस्ट कैपिटलाइज होती ही नहीं है, डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। डेवलपमेंट का क्राइटेरिया उस वक्त पूरा होगा फार्मा इंडस्ट्री में, जो बजाय नजर आता है कि जब रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा तभी डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मीट होगा। उससे पहले जो भी कॉस्ट है वो क्या है, रिसर्च कॉस्ट। अब ये तीनों कॉस्ट बाजायर देखने से तो कोई भी डेवलपमेंट वाली लग नहीं रही है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो पढ़ लेते फिर दोबारा आते हैं ऊपर। तो हमें फाइनेंशियल कंट्रोलर हमारा बता रहा है कि एज यू नो द R&D costing accountant at MPL is currently on long-term sick leave and a temporary member of the staff has been employed to cover her role. I have not had a chance to review his work, so as part of your consideration consolidation work, please could you check that all costs have been accounted for correctly, कि सारी जो एसेट बनाया है सही बनाया है कि नहीं। The following information about R&D projects is relevant. XDEL was launched in February 2023 with the aim of identifying a vaccine for gastrointestinal viruses। तो एक प्रोजेक्ट जो हमने ये वाला लगाया है ना, ये किस लिए लगाया है? कोई एक वैक्सीन निकालनी है हमें, आसान करते हैं इसको। लेकिन क्या इसका रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया? कोई इससे रिलेटेड बात है? तो वो तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जब रेगुलेटरी अप्रूवल नजर नहीं आ रहा तो ऊपर जो कॉस्ट एसेट बनाई हुई है उनको क्या करना चाहिए? क्या एसेट रखना चाहिए? क्या वो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया हुआ है? तो उसको बिल्कुल हमें एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए। पहला पहला वाला प्रोजेक्ट तो गया। दूसरा प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट जिप। प्रोजेक्ट जिप हैज बीन ऑन गोइंग सिंस 2018, बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो गए अगस्त 2023 में। रेगुलेटरी अप्रूवल लेकिन जो इसका मिला ना, बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स की इसकी रिसर्च को स्टार ही थी। रेगुलेटरी अप्रूवल जो इसको मिला अक्टूबर 2023 में मिला। अब क्या करेंगे? इससे रिलेटेड जो हमने क्लिनिकल ट्रायल्स चलाने में जो कॉस्ट इनकर करी है, वेदर इट इज अ रिसर्च कॉस्ट और अ डेवलपमेंट कॉस्ट। क्योंकि ऊपर हमें एक कंडीशन बताई हुई है कि फार्मा इंडस्ट्री इस तरह चल रही है कि जो भी कॉस्ट बिफोर रेगुलेटरी अप्रूवल है वो है ही रिसर्च डेवलपमेंट, सर्टेन ही रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद मिल रही है। तो वो भी क्या होगा, एक्सपेंस आउट ही हो रहा होगा।
तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स तो गए एक्सपेंस आउट होने। सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, हाँ ये हो गया है, मीट कर लिया इसने क्राइटेरिया, तो अब कोई खर्चा होगा तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, वो कैपिटलाइजेशन में जाएगा। अब जो आखिरी वाला लिखा हुआ था उसके लिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल इन अगस्त 2022, ड्यूरिंग द ईयर ही मिल गया था। एंड द लॉन्च कॉस्ट वर इनकर्ड इन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर में 22 में इसकी लॉन्च कॉस्ट हुई, ये पिछले साल ही मतलब हो गया था, सॉरी। रेगुलेटरी अप्रूवल इस साल जो है वो अक्टूबर नवंबर में इसकी लॉन्च कॉस्ट इनकर हुई है। And they are being amortized over 10 years from the launch date of 1st December, 1st December को हमने वो दवाई लॉन्च कर दी है। अप्रूवल हमें पिछले साल अगस्त 22 में मिल गया था। ये साल है सितंबर 23, अक्टूबर से सितंबर 23, अक्टूबर 22 से सितंबर, 2 महीने हमने लॉन्च कॉस्ट इनकर करी है। अब इस कॉस्ट से रिलेटेड क्या कहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? ये तो रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद हो रही है जो भी, तो ये तो कैपिटलाइज सही हो रही है ना फिर। तो ये भी कैपिटलाइज सही नहीं हो रही, इसको भी एक्सपेंस आउट होना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉन्च कॉस्ट है इसका बाय नेचर ही ये रेवेक्स है, ये कैपेक्स है ही नहीं। और ये जनरली लॉन्चिंग और इस तरह के खर्चे, मार्केटिंग कह लें या सेलिंग कह लें, इस तरह के खर्चों में आता है। और ये जाएगा इसीलिए हमारा ये भी पीएनएल में, ये सारा खर्चा जो ऊपर लिखा हुआ है ये चले जाएगा पीएनएल में। 85, 40, 180 और 60। तो ये ओवरऑल पूरा जितना भी खर्चा था ये हमारा चले जाएगा पीएनएल में। तो यहाँ पे आके ये ओवरऑल कंप्लीट हो जाती है हमारे एंट्रीज। अब कुछ बचता नहीं है। अब ये कंसोलिडेटेड पीएनएल के लिए खाली प्लस करना ही टेक्निकली बच जाता है, और ओनर्स का शेयर वर्सेस नॉन ओनर्स का शेयर निकालना, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो ये होपफुली आप लोग खुद कर लेंगे, अब तो खाली सम करने की बात रह गई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेशनल एथिकल इश्यूज जो हैं वो स्पेसिफिक एनेक्जर है, वो आप लोग पढ़ के खुद से भी कर सकते हैं, उसको देख लिएगा। और एथिक्स के एरिया को भी खुद से ज़रूर कर लिया करें। यहाँ तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, इस वजह से नहीं कर रहा, लेकिन इसको लाइट नहीं लिया करें, क्योंकि ये एक स्कोरिंग एरिया है, हर क्वेश्चन में तकरीबन 5-5 मार्क्स का जुड़ा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 10-15 नंबर तो आपके यहीं से ही उठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इन जनरल जो होता है वो ऑडिट के ऊपर बेस करता हुआ क्वेश्चन होता है। बगैर टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कहता है यू आर खाकान हसन, एन ऑडिट सीनियर एट एसबीसी एंड आर वर्किंग ऑन द ईयर एंड ऑडिट ऑफ बीसीएल फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2023। BCL is a food manufacturer and is facing a number of challenges as a result of trading environment in which it operates। तो एक नई कंपनी के ऑडिट पे आप जा रहे हैं जिसका नाम बीसीएल है। थोड़ा सा बिजनेस चैलेंजेस फेस हो रहे हैं बीसीएल को,
आपको जो कुछ चीजें दी गई हैं वही 5 एनेक्जर दिए गए हैं। पहले एनेक्जर में कोई डिस्कशन है बीसीएल के फाइनेंस मैनेजर से, उसका नोट है। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कह लें या ऑडिट पर्सपेक्टिव वाला ही सवाल है ये। ऑडिट मैनेजर ने आपको कुछ चीजें दी हैं और इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी। कोई न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी के अडॉप्शन हो रही है। कोई पार्टनर की ट्रांसक्रिप्ट है। और एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स जो हमारे होते हैं फाइनेंस डायरेक्टर की, वो रिक्वेस्ट है जिससे रिलेटेड है लेक्चर। रिक्वायरमेंट अगर मैं पढ़ लूं, कहता है प्रिपेयर नोट्स विथ सपोर्टिंग कैलकुलेशंस फॉर द ऑडिट मैनेजर इन रिस्पॉन्स टू हर ईमेल इन अपेंडिक्स 2। तो कुछ अपेंडिक्स 2 में मैनेजर ने आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया है, उसको आपने फुलफिल करना है। ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या है? प्रिपेयर नोट्स फॉर द ऑडिट मैनेजर विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन दैट एक्सप्लेन how the change in accounting policy referred to in Appendix 3 should be accounted for and how it would affect the normalized return on capital employed and share option scheme। तो अपेंडिक्स 3 इंडी अगर टेक्निकली देखें तो इस सवाल में काफी हद तक एग्जामिनर ने स्ट्रक्चरिंग आपको करके दी है। अपेंडिक्स 1 एक ऐसा अपेंडिक्स है जिसको वो बोलता है कि आपकी डिस्कशन हुई है क्लाइंट के फाइनेंस मैनेजर के साथ। तो ये एक जर्नल आइडिया देने के लिए एक अपेंडिक्स होगा, बाकी सबको उसने स्पेसिफिक कर दिया है टू पार्ट। तो इससे क्या होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। जर्नली जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर होता है। तो ये जो 2 और 3 है ना, ये रिलेटिवली थोड़े आसान होते हैं। क्या कह लें, इसमें कनेक्शन बनाना थोड़ा आसान होता है एक। तो ये है कि ये 25 मार्क्स के होते हैं। दूसरी बात, छोटे होने के साथ साथ जर्नली इसमें नजर आता है कि एग्जामिनर आपको जो इंडिविजुअल पार्ट्स देता है उसमें क्या कहते हैं अपेंडिक्स स्पेसिफिक कर देता है। इससे होता यह है बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ता इधर और उधर। डायरेक्टली आप एक पार्ट उठा के भी आगे बढ़ सकते हैं, गिवन कि आपने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन या ब्रीफ बैकग्राउंड सवाल का समझ लिया है। तो अपेंडिक्स 1 सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर अपेंडिक्स 2 पढ़ते पढ़ते साथ साथ पार्ट ए को शुरू कर देते हैं। नोट्स फ्रॉम योर डिस्कशन, यानी कि हमारी डिस्कशन विद बीसीएल फाइनेंस मैनेजर। ये बीसीएल वो कंपनी है जिसको कोई बिजनेस इश्यूज हो रहे हैं और ये फूड इंडस्ट्री में काम कर रही थी, फूड मैन्युफैक्चरर है। कहता है ट्रेडिंग कंडीशंस हैव बीन डिफिकल्ट फॉर बीसीएल इन 2022 2023 एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स बियॉन्ड द कंपनी कंट्रोल। तो एक जो स्वॉट एनालिसिस होता है बेसिकली, तो उसमें जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं उनके बारे में कह रहा है कि बियॉन्ड कंपनीज कंट्रोल कुछ इवेंट हो गए हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही है। कहता है हाउएवर सेल्स टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैव लार्जली रिकवर्ड फ्रॉम द पेंडेमिक in terms of volume, but the selling price of many BCL products has been dropped in order to remain competitive। हुआ क्या है? ये बेसिकली वो काम है जो जनरली हम ऑडिट स्टार्ट करने करते हुए या स्टार्ट करने से पहले करते हैं। एक इनिशियल क्लाइंट मीटिंग के बाद बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, और बिजनेस चैलेंजेस भी कभी कभार ऑडिट रिस्क इनिशिएट कर रहे होते हैं, तो वो पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। तो कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से
एक्सटर्नल इवेंट्स है। बिजनेस चैलेंज आ गया है जिसकी वजह से। दूसरी बात क्या नजर आती है इससे? प्राइजेस ड्रॉप हुई हैं हमारी। The mid-market of the food and beverage industry, where BCL sits, is seeing increasing level of competition as the manufacturers that traditionally focused on niche and specialist top-end products refocus towards products that are perceived as more affordable to the customers. हुआ क्या है हमारी मार्केट में? इंक्रीज इन कंपटीशन हो गया, वो कैसे?